26 जुलाई 1991, रात 11:40 चेन्नई पोर्ट। जब पूरा भारत सो रहा था, तब चेन्नई का बंदरगाह अभी भी जाग रहा था। बंगाल की खाड़ी के काले पानी के बीच बड़े बड़े मालवाहक जहाज खड़े थे। डीजल का धुआं नम हवा में फैल चुका था। विशाल क्रेनें हजारों लोहे के कंटेनरों को धीरे धीरे उठा रही थीं, और मशीनों, मजदूरों और समुद्री हवाओं के उस शोर के बीच एक नई आर्थिक ताकत जन्म ले रही थी। उस समय भारत अपनी सबसे खतरनाक आर्थिक हालत से गुजर रहा था। देश का विदेशी पैसा लगभग खत्म हो चुका था। दिल्ली की सरकार पर भारी दबाव था। अर्थव्यवस्था टूटने के करीब थी। लेकिन उसी संकट के बीच दक्षिण भारत का एक राज्य चुपचाप खुद को उस ताकत में बदल रहा था जो आने वाले सालों में पूरे देश की इंडस्ट्रियल धड़कन बनने वाला था। वह राज्य था तमिलनाडु। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के कई हिस्से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, धीमे उद्योगों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे थे। लेकिन तमिलनाडु अलग दिशा में आगे बढ़ रहा था। यहाँ हाईवे फैल रहे थे, फैक्ट्रियां बढ़ रही थीं, बंदरगाह हर साल और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे थे। जब देश के कई राज्य अब भी खेती पर ज़्यादा निर्भर थे, तब तमिलनाडु खुद को एक इंडस्ट्रियल मशीन में बदल रहा था। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया था। कई सालों तक राज्य ने शिक्षा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर लगातार पैसा लगाया। इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल हजारों ट्रेन किए हुए छात्र तैयार कर रहे थे। छोटे शहर धीरे धीरे उद्योगों से जुड़ने लगे। गांवों के लोग फैक्ट्रियों तक पहुंचने लगे, और इसी चीज़ तमिलनाडु को वह ताकत दी जिसकी तलाश दुनिया की बड़ी कंपनियां कर रही थीं। 1990 के दशक के बीच तक विदेशी कंपनियों ने तमिलनाडु में कुछ अलग देखना शुरू कर दिया था। यहाँ सड़कें थीं, बिजली थी, बंदरगाह थे, ट्रेन किए हुए इंजीनियर थे, और सबसे बड़ी बात यहाँ स्थिरता थी। यही वजह थी कि जब ग्लोबल कंपनियां भारत में आ रही थीं, तब उनकी नज़र बार बार तमिलनाडु पर जाकर रुक रही थी। 1996 श्रीपेरुम्बदूर। धूल से भरे विशाल निर्माण स्थलों पर हजारों मजदूर काम कर रहे थे। दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी ह्युंडई यहाँ अपना विशाल प्लांट बना रही थी। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, यह भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य की नींव थी। उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया कि विदेशी कंपनियां दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के बजाय चेन्नई को क्यों चुन रही हैं? लेकिन जवाब साफ था, तमिलनाडु तैयार था। यहाँ प्रोडक्शन के लिए जरूरी हर चीज़ मौजूद थी। बंदरगाह सीधे इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े थे, इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी, और उद्योग बिना ज़्यादा रुकावट के चल सकते थे। धीरे धीरे चेन्नई भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी में बदलने लगा। शहर के बाहरी इलाकों में एक के बाद एक फैक्ट्रियां खड़ी होने लगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से फैलने लगी। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और अमेरिका की कंपनियां लगातार यहां निवेश करने लगी। हर दिन लाखों ऑटोमोबाइल पार्ट्स तमिलनाडु की सड़कों से गुजरने लगे। इंजन, स्टील, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स से भरे ट्रक राज्य की नई पहचान बन गए। कुछ ही सालों में चेन्नई को एक नया नाम मिला, भारत का डिट्रॉइट। लेकिन तमिलनाडु की ताकत सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं थी। जहां एक तरफ कारें बन रही थीं, वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही थी। कोयम्बटूर दक्षिण भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब्स में बदल चुका था। हजारों स्पिनिंग मिलें दिन रात चल रही थीं। कपास लगातार फैक्ट्रियों के अंदर घूम रही थी। एक्सपोर्ट बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा, और यही वह जगह थी जहां तमिलनाडु बाकी राज्यों से अलग हो गया। यह सिर्फ एक इंडस्ट्री पर निर्भर नहीं था। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बंदरगाह व्यापार, आईटी सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, भारी उद्योग, तमिलनाडु ने हर सेक्टर में एक साथ विस्तार किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर एक इंडस्ट्री धीमी पड़ती तो दूसरी राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती रहती। फिर आया 2008। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से हिल गई। बड़ी बड़ी कंपनियां टूटने लगीं। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। यूरोप और अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। लेकिन
उसी समय चेन्नई के आईटी पार्कों की लाइटें अब भी जल रही थी। इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां लगातार विस्तार कर रही थीं। हजारों इंजीनियर पूरी रात खांच की ऊंची इमारतों में काम कर रहे थे। तमिलनाडु अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं था, वह टेक्नोलॉजी पावर भी बन चुका था। लेकिन इस आर्थिक विकास के पीछे एक और ताकत थी जो अक्सर दिखाई नहीं देती, सोशल डेवलपमेंट। तमिलनाडु ने लगातार हेल्थ केयर, पब्लिक वेलफेयर, महिला शिक्षा और गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया। सड़कें गांवों तक पहुंची, बिजली व्यवस्था बेहतर हुई, टेक्निकल शिक्षा आम परिवारों तक पहुंची। इसी वजह से एक मजबूत मिडिल क्लास तैयार हुआ जिसने उद्योगों और अर्थव्यवस्था को लगातार सपोर्ट दिया। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि यही सोशल बेस तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्रियां किसी अर्थव्यवस्था को महान नहीं बनाती, लोग बनाते हैं। 2015 लगातार बारिश ने चेन्नई को डुबो दिया। शहर इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ों में से एक का सामना कर रहा था। एयरपोर्ट बंद हो गए, सड़कें पानी में गायब हो गईं, उद्योग रुक गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे राज्य की इंडस्ट्रियल मशीन रुक चुकी हो, लेकिन कुछ ही महीनों में फैक्ट्रियां फिर शुरू हो गईं। सप्लाई चेन दोबारा खड़ी हो गई, एक्सपोर्ट फिर चलने लगा और तमिलनाडु ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, वापसी करने की क्षमता। फिर आया 2020, कोविड महामारी, पूरी दुनिया रुक गई, शहर बंद हो गए, अर्थव्यवस्थाएं जम गई, लेकिन तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल व्यवस्था ने खुद को बाकी क्षेत्रों से ज्यादा तेजी से संभाल लिया। मेडिकल उपकरण, दवाइयाँ और जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां प्रतिबंधों के बीच भी काम करती रहीं। आज तमिलनाडु भारत की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग में यह राज्य आगे निकल चुका है। इसके बंदरगाह आज भी हर दिन भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद ये है कि ये सब बहुत खामोशी से हुआ। न कोई अचानक चमत्कार, न कोई बड़ा राजनीतिक शोर, बस सालों तक लगातार चलती शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और मेहनत। जब देश की राजनीति बदलती रही, तब तमिलनाडु की फैक्ट्रियां लगातार चलती रहीं, दिन में भी, रात में भी, और मशीनों, बंदरगाहों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, टेक्सटाइल मिलों और इंडस्ट्रियल सड़कों के बीच तमिलनाडु धीरे धीरे आधुनिक भारत की आर्थिक धड़कन बन गया।